हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चन के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और iPad Pro M1 12.9 इंचेस का भी वीडियो चैनल पे आ चुका है, तो जाके चेकआउट कर लीजिए। वहाँ पे कमेंट करके जरूर बताना कि 12.9 इंचेस और 11 इंचेस के बीच में से आप जो कंपैरिजन है, डिसाइड करने का फैक्टर है, वो किन पैरामीटर्स पे होना चाहिए, क्या कुछ आप देखना चाहते हैं उस वीडियो के अंदर, उसके बारे में उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर मुझे बता देना। यहाँ पे पहले कमेंट के अंदर मैं उस वीडियो का लिंक पिन करके रखूंगा अगर आपने मिस कर दिया है तो। इसके बाद दोस्तों हमारा संडे क्यूएनए आज का जो है वो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है नितेश ठाकुर ने, बोलते हैं 16 जून से नेपाल के अंदर कुछ चेंजेस आने वाले हैं कि यहाँ पे जो बाहर कंट्री से लाए हुए फोन्स है उनको आप नेपाल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर नेपाल में इस्तेमाल करना है तो वहीं से परचेस करना होगा। तो क्या आईफोन भी नहीं चल पाएगा? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। मैंने यूएसए से आईफोन लेने के लिए बोल दिया है। देखिए, जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा था कि पाकिस्तान के अंदर जो है इस टाइप का रूल वो लोग लेके आए थे कि पीटीए अप्रूव्ड, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी अप्रूव्ड जो फोन्स है वही चलेंगे, फॉरेन से आए फोन्स नहीं चलेंगे। अगर आपको चलाना है तो पीटीए का कुछ टैक्स है जो आपको पे करना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली इंडिया में हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कहीं से फ़ोन लाके जो है इंडिया में यूज़ कर पाते हैं। तो नेपाल में भी हो सकता है ऐसा कोई सिस्टम लाए तो वहाँ पे जो फॉरेन कंट्री से लाए हुए फोन्स है उनका IMEI नंबर जो है वो ब्लॉक कर सकती है गवर्नमेंट आपकी, और उसके बाद आपको कुछ टैक्सेस पे करके वो फ़ोन चलाने का मौका मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि आप फ़ोन नहीं चला पाएंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ वो लोग रूल लेके आएंगे जिसके बारे में आपको क्लैरिफिकेशन आपके यहाँ पे जो वेबसाइट्स है गवर्नमेंट की वहाँ से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों अरमान बब्बर का, बोलते हैं हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा पावर कट होता है, आईफोन 12 है मेरे पास, तो यहाँ पे जो चार्जिंग है जब लाइट चली जाती है तो मैं इन्वर्टर से जरिए से जो है अपने आईफोन पे करता हूँ, तो क्या सेफ है या नहीं? देखिए, इन्वर्टर में से भी जो पावर आ रहा है वो नॉर्मल आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वैसा ही करंट है, वैसा ही पावर है। वहाँ पे कोई इन्वर्टर आपके अंगारे नहीं फेंक रहा है जो आपका आईफोन 12 जो है वो खराब हो जाएगा, उसकी बैटरी खराब हो जाएगी। तो जैसे बाकी सारे अप्लायंसेज आपके हाउस होल्ड चलते हैं इन्वर्टर की बैटरी के ऊपर, यहाँ पे आपका आईफोन भी चार्ज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इन्वर्टर क्या करता है, बेसिकली आपका जो एसी करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, उसको डीसी फॉर्म में स्टोर करता है बैटरी के अंदर, उसके बाद डीसी से वापस उसको इन्वर्ट करता है एसी के अंदर और आपके घर में जो है सप्लाई हो जाता है। और फिर आपका जो आईफोन का चार्जर है अगेन उस करंट को कन्वर्ट करके आपके आईफोन को सेफली चार्ज करता है। तो यहाँ पे कोई भी डरने वाली बात नहीं है। बहुत लोग ये टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों पूछते हैं, किस लिए डाउट आता है ऐसा। इन्वर्टर पे चार्ज करो या डायरेक्टली आपका जो पावर सप्लाई आता है उस पर चार्ज करो, कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शाहनवाज का, ये बोलते हैं मेरे फ्रेंड के पास आईफोन 6s है, अपने आप जो है उसका डिस्प्ले काम करने लग जाता है, कवर निकाल दिया, स्क्रीन गार्ड निकाल दिया, फिर भी ये गोस्ट टच का जो इशू है ये आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? हमने रीसेट वगैरह सब कर लिया। देखिए, गोस्ट टच का इशू आ रहा है तो हो सकता है उसका स्क्रीन जो है वो डैमेज हो गया होगा। अब बाहर से आपको डैमेज नहीं नज़र आ रहा होगा, इंटरनल डैमेज हो सकता है या कोई उसका कंपोनेंट को इसका आईसी वगैरह जो है वो डैमेज हो गया होगा जिसकी वजह से ये गोस्ट टच का इशू आ रहा है। अब क्योंकि आपने रीसेट वगैरह सब कुछ कर लिया है तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो इशू है ये सॉफ्टवेयर इशू नहीं है, हार्डवेयर इशू है। तो जाइए किसी लोकल रिपेयर शॉप पे दिखाइए या फिर एप्पल के सर्विस सेंटर में भी आप इसको दिखा सकते हैं, वहीं से इसका इलाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अनीश नले का, ये बोलते हैं कि ऑप्टिमाइज चार्जिंग फीचर क्या है, आईफोन के अंदर इसको ऑन रखना चाहिए या ऑफ रखना चाहिए? देखिए, ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग क्या है, अगर आप इसको ऑन रखते हो और कुछ दिन आप फ़ोन को चार्ज कर रहे हो, रात के टाइम में सुबह उसको निकाल के यूज़ कर रहे हो, तो आपका जो आईफोन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक आपका स्लीपिंग पैटर्न और यूजेज पैटर्न को जो है वो मॉनिटर करता है, उसके मुताबिक आपकी ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग जो है वो काम करती है। ऐसा होता है कि आप रात में फ़ोन को चार्ज करके सो जाते हो, सुबह समझो आप 8 बजे उठते हो तो 8 बजे के मे बी 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले जो है फ़ोन जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। वहाँ तक जाने तक जो है वो 80% पे ही रहेगा, उसके बाद उसकी चार्जिंग ऑफ हो जाएगी और आपके जो उठने का टाइम है उससे कुछ देर पहले वो उसको 100% पे चार्ज कर देगा। इससे क्या होता है, आपका फ़ोन जो है बार बार चार्ज डिस्चार्ज नहीं होगा, जिससे 100% पे चली जाती है तो ओवर चार्जिंग हो सकती है या फिर डिस्चार्ज होगा फिर से चार्ज होगा जिससे बैटरी को नुकसान हो सकता है। तो बैटरी को नुकसान होने से बचाने के लिए ये फीचर दिया है। अब आपको इसको ऑन रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो मत रखिए, अब आपकी मर्जी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मितान शर्मा का, ये बोलते हैं यूएसए के अंदर एप्पल म्यूजिक $10 का है जो तकरीबन 700 रुपये का होता है और इंडिया में 99 रुपीज़ का। तो एप्पल लॉस में यहाँ पे चला रहा है उसको? ऐसा कुछ भी नहीं कि लॉस में चला रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यूएसए के मुकाबले, अगर यहाँ पे उसके मुकाबले जो है कम लोग भी सब्सक्राइब करते हैं परसेंटेज वाइज तो भी वो यूएसए के जो लोग एप्पल म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है फिलहाल, क्योंकि उतने ज़्यादा आईफोन यूजर्स नहीं है जितने में भी वहाँ पे यूएसए वगैरह में है। तो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी इसलिए अपनाई जाती है क्योंकि यहाँ पे ये नया मार्केट है, काफ़ी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, और अगर वो चाहता है कि वो यहाँ पे सक्सीड करे तो 700 रुपये रख के जो है काम नहीं चलेगा। कॉम्पिटिशन के मुताबिक उसको 100 रुपीज़ के आसपास ही उसको रखना पड़ेगा, तभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। जब नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो अपना जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा उससे जनरेट कर पाएगा। और यहाँ पे जब नशा कोई बेचता है, नशे वाली चीज़ बेचती है, तो पहले वो अपने फ्रेंड्स को जो है सस्ते में उसको बेचता है या फिर फ्री में देता है, उसका नशा होने के बाद, उसकी आदत लगने के बाद, उसकी तलब लगने के बाद जो है उस पर प्रीमियम चार्ज किया जाता है। तो ये भी कुछ ऐसी ही चीज़ है, आदत डालने के लिए यहाँ पे इसको सस्ता रखा गया है क्योंकि इंडिया के अंदर रिलेटिवली ये यूएसए के मुकाबले
नई सर्विस है। अगला क्वेश्चन है नीरू सिंह का, जो क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है कि लेटिशॉप का जो आईफोन 12 का गिव अवे हमने रखा था, वो गिव अवे का रिजल्ट कब आने वाला है। तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। अब हम लोग कंपनी के साथ मिलकर टाई अप करके जब गिव अवे रखते हैं तो कंपनी के इंस्ट्रक्शंस का हमको वेट करना पड़ता है। जब वो लोग बोलेंगे गिव अवे करो तब हम लोग गिव अवे करेंगे। अभी हो रहा क्या है, लॉकडाउन लगा हुआ है, महाराष्ट्र का भी लॉकडाउन अभी एक्सटेंड हो गया है। नॉन एसेंशियल गुड्स जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह जो है इसकी डिलीवरी कंप्लीटली बंद है। तो डिलीवरी बंद है, गिव अवे का विनर अनाउंस भी कर दूंगा। तो वहाँ पे जो है वो फ़ोन डिलीवर नहीं हो पाएगा कि अमेज़ॉन वगैरह से या कहीं से भी ऑनलाइन से जो है वो ऑर्डर किया जाएगा, आपको शिप किया जाएगा। तो इसलिए थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है तनवीर आलम का, बोलते हैं कि आप अर्तुगल गाजी देखते हैं। क्वेश्चन मुझे बहुत लोगों ने कई बार पूछा तो मैंने सोचा इस बार ले ही लेते हैं। मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखता जिसका मुझे एडिक्शन हो जाए, जिसकी मुझे लत लग जाए और मैं अपने दिन के कई घंटे जो है उस पर बर्बाद कर दूँ, जबकि वो मुझे कोई बेनिफिट नहीं देने वाली है। अर्तुगल गाजी जो है हो सकता है अपने आप में अच्छा प्रोग्राम है, बहुत लोग उसके फ़ैन हैं। तो ठीक है, अगर आपके पास फुर्सत है तो आप देख सकते हैं। मेरे पास उतनी फुर्सत नहीं है कि अपना वक्त जो है मैं किसी भी ऐसे सीरीज़ के ऊपर ज़ाया करूँ जो मुझे अपने लाइफ के अंदर, अपनी फैमिली लाइफ के अंदर, अपनी वर्क लाइफ के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी हेल्प नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गोविंद राजू का, ये बोलते हैं एप्पल क्या बैक टू स्कूल प्रमोशन ऑफर इंडिया में लेके आएगा, जहाँ पे मैक परचेस करने पे एयरपॉड्स या आईपैड परचेस करने पे एयरपॉड्स वगैरह फ्री मिल जाते हैं। मुझे ऑफर मिस नहीं करना है। एप्पल का ऑनलाइन स्टोर इंडिया में आ चुका है, क्या ये ऑफर आने वाला है? अलग अलग कंट्रीज़ में ऑफर एप्पल देता है। देखिए इंडिया के अंदर जो ऑफर्स देता है वो उतने अट्रैक्टिव, उतने अच्छे नहीं होते जो दूसरे कंट्रीज में था। इंडिया में एप्पल का ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर आ चुका है, ऑफिशियल स्टोर भी आ जाएगा, लेकिन पता नहीं वो जो ऑफर्स है वहाँ पे जैसे 14 डेज़ की मनी बैक गारंटी होती है, आपको फ़ोन पसंद नहीं आया तो लाके दे दो रिटर्न में, ये सब इंडिया के अंदर चलता है। इंडिया में फ़ोन ख़राब भी हो जाता है तो उसका रिप्लेसमेंट मिलना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये बैक टू स्कूल ऑफर, एयरपॉड्स फ्री वाला ऑफर जो है इंडिया में आएगा नहीं आएगा ये अब बताया नहीं जा सकता। आपने ज़रूरत के मुताबिक जो है डिसीजन लीजिए। अगर आपके लिए वो ज़्यादा वो यूज़फुल है, आईपैड यूज़फुल है, मैकबुक यूज़फुल है और ये ऑफर आने के लिए हो सकता है 6 महीने साल भर रुके तो कोई मतलब रहता नहीं है उसका। तो अगर ऑफर आएगा तो आपको मिलेगा, नहीं आएगा तो फिर आप जो है डायरेक्टली ले लीजिए, क्योंकि एप्पल की इंडिया के अंदर जो पॉलिसी है वो काफ़ी जो है दोगली टाइप की पॉलिसी है, बाहर अलग है और इंडिया में अलग हिसाब है। अगला क्वेश्चन है गुरकिराज सिंह का, बोलते हैं सैमसंग के फोन में एमोलेड डिस्प्ले आता है और वही आईफोन में जो है ओलेड डिस्प्ले आता है, दोनों में बेटर कौन सा है? अगर एमोलेड बेटर है तो एप्पल में वो क्यों नहीं देता? देखिए एमोलेड जो है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में बेटर है, ओलेड भी कुछ एस्पेक्ट्स में बेटर है, जैसे कॉन्ट्रास्ट रेशियो और टीपर ब्लैक जो है ओलेड पे आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे। एमोलेड जो है उसके अंदर आपको फास्टर रिफ्रेश रेट्स देखने मिल सकते हैं। तो सैमसंग के फोन में जैसे आपने देखा LTPO टेक्नोलॉजी होती है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट है, अभी तक वो आईफोन्स के अंदर नहीं आया है। यहाँ पे एमोलेड एक्सपेंसिव है, ओलेड जो है उससे कम एक्सपेंसिव है, लेकिन ओलेड के अंदर जो आईफोन के अंदर इंप्लीमेंटेशन किया है वो नीचे जो थिनर चिन दिया है और नीचे की तरफ से बेंड किया है उसके प्रोसेस में ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो मे बी वो ओलेड के बराबर ही कॉस्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे प्राइस को मे बी कंसिडर करते हुए या फिर टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एप्पल जो थोड़ा समय लेता है हर बार हमने देखा है, उस टाइप की कोई वजह से जो है एप्पल यहाँ पे एमोलेड अपने फ़ोन्स में नहीं दे रहा होगा, या मे बी वहाँ पे जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई सैमसंग नहीं कर पा रहा होगा। बहुत सारे इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओलेड और एमोलेड के अंदर ओवरऑल जो बेटर परफॉर्मेंस है, जो बेटर डिस्प्ले है, दैट इज एमोलेड। अगला क्वेश्चन है NGX किंगडम का, ये बोलते हैं मैंने OnePlus जो है OnePlus 6 3 साल से यूज़ किया है, अभी मुझे नया फ़ोन लेना है, S21 अल्ट्रा और iPhone 12 Pro Max में से कौन सा लूँ? मुझे जो है गेमिंग करना है 10-10 घंटे और मुझे अच्छा कैमरा चाहिए और मुझे जो फ़ोन है उसको 3 साल तो इस्तेमाल करना है। देखिए लॉन्ग टर्म यूज़ करना है तो आईफोन सबसे बेस्ट है, गेमिंग में भी आप जानते हैं आईफोन जो है सबसे बेस्ट है, और कैमरा परफॉर्मेंस जो है दोनों का काफ़ी मिक्स्ड परफॉर्मेंस है 12 Pro Max और S21 अल्ट्रा का। ये जो कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया यहाँ पे आई बटन पे आपको मिलेगा, ये जाके देखिए हर पैरामीटर पे दोनों डिवाइस को मैंने कंपेयर किया है, कंपीट किया है एक दूसरे के साथ, और मेरी जो चॉइस है वो 12 Pro Max है। मैं जब इतना पैसा डालूंगा तो 12 Pro Max ही लेना चाहूँगा कि ओवरऑल मुझे वो बेटर फ़ोन लगता है। अगर आपको S21 अल्ट्रा बेटर लगता है तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं, वो भी एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बट मुझे वहाँ पे एक्सिनोस का चिपसेट होना वो इतना पसंद नहीं है इतना पैसा देने के बाद। अगला क्वेश्चन है सोनिया वर्मा का, ये पूछते हैं कि आपके ऑनेस्ट थॉट बताइए, फाइनल कट प्रो पे मेरे भाई एक वीडियो एडिटर प्रोफेशन से है तो फाइनल कट प्रो पे शिफ्ट होने का सोच रहे हैं iMac 2021 बाय करके। मेरे हिसाब से फाइनल कट प्रो जो है ये काफ़ी इंडस्ट्री के अंदर, एडिटिंग इंडस्ट्री जो है वीडियो एडिटिंग, उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है। मैं भी इसको इस्तेमाल करता हूँ और मेरा बहुत ही सिंपल और बेसिक एडिटिंग होती है, लेकिन काफ़ी फास्ट और ईजी तरीके से काम हो जाता है। लर्निंग कर्व जो है उसका बहुत ही ज़्यादा जो है फ्लैट, मैं बोलूँगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिफ़िकल्टी नहीं है, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है। बहुत ही इजीली आप किसी भी सॉफ्टवेयर से फाइनल कट प्रो पे जाएंगे तो बहुत ही जल्दी आप उसको सीख जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स है, और क्योंकि एप्पल का खुद का सॉफ्टवेयर है तो मैक ओएस के साथ या मैक के जितनी भी मशीन से iMac वगैरह आप लेंगे उसके बाद उसकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई स्पेक्स वाली आपको मशीन लेने की जरूरत नहीं, और बहुत अच्छे तरीके से वो वहाँ पे परफॉर्म करता है। तो अगर स्विच करना चाहते हो उनके लाइन के लोगों से पूछेंगे ज़्यादा बेहतर है, मुझसे अगर पूछते तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि आगे जाके ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आसिम खान का, ये बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स क्या है मैकबुक M1 पे शिफ्ट होने का, विंडोज से ऑटोकैड चलाना है, यूट्यूब चलाना है, प्रोजेक्ट टाइपिंग करना है और यूट्यूब पे नवाब भाई के वीडियोस देखना है। थैंक यू सो मच, आप मेरे वीडियोस देखते अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इस कमेंट के जरिए से। और यहाँ पे मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो यहाँ पे
जो बताए हैं सॉफ्टवेयर अलग अलग, उसके अंदर ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर जितना मुझे पता है कि ऑटोकैड का खुद का सॉफ्टवेयर जो है वो मैकओएस के लिए अभी डेवलप नहीं है, जितना मुझे पता है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ क्योंकि अपनी लाइन का वो काम नहीं है, डे टू डे लाइफ का। उसके अलावा प्रोजेक्ट टाइपिंग, एमएस ऑफिस वगैरह जो है ये मैकओएस पे भी अच्छे से चल सकता है। अभी प्रॉब्लम ये है कि मैकबुक जो M1 वाले है इसके अंदर आप विंडोज़ नहीं चला सकते फिलहाल, तो बूट कैम्प के जरिए से, जैसे पहले इंटेल वालों पे चला सकते थे। तो विंडोज़ के काम के लिए आपको अलग से विंडोज़ मशीन रहना ज़रूरी है। रही बात प्रोज की, तो यहाँ पे प्रोज ये है कि मैकओएस जो है विंडोज़ से ज़्यादा मुझे सिंपल लगता है, ईजी टू यूज़ लगता है। और कॉन्स जैसे मैंने बताया कि कुछ सॉफ्टवेयर जो है उस पर चलते नहीं है, जो सिर्फ विंडोज़ पे डेडिकेटेड चलते हैं। तो अपने लाइन के लोगों से आप जो है इस बारे में डिस्कस कीजिए कि ऑटोकैड क्या ऑल्टरनेटिव क्या है, और क्या वही चीज़ वहाँ पे चल जाएगी, सेम परफॉर्मेंस सेम चीज़ जो है उस सॉफ्टवेयर के अंदर भी हमको देखने मिलेगा। उसके बाद आप कर सकते हैं। मुझे मैकओएस जो है विंडोज़ के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल लगता है, ज़्यादा ईजी, ज़्यादा फ्लूइड और ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव भी है देखने में। अगला क्वेश्चन है बॉलीवुड मस्ती का, बोलते हैं एक क्वेश्चन है मेरा नबील भाई कि सीरी जो है आईफोन को लॉक क्यों नहीं कर सकता, इससे हमारी सिक्योरिटी और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि किसी फ्रेंड ने हमारा आईफोन कॉल के बहाने लिया और हमारे फोटोज़ कुछ देखने को गया। तो आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइए। देखिए सीरी तो आप आईफोन को आपके लॉक कर सकते हैं, आप सीरी को बोलिए कि लॉक माई आईफोन, तो लॉक कर देगा। रही बात आपके फ्रेंड ने अगर फ़ोन लिया और वो फोटोज़ वगैरह देखने लगा, तो इस तरीके से आप उनको बोल सकते हो। और वहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि गाइडेड एक्सेस का आप इस्तेमाल कीजिए। जो भी काम के लिए उनको फ़ोन दे रहे हो, समझ कॉल के लिए, तो डायलर ओपन कीजिए, गाइडेड एक्सेस ऑन कर दीजिए। उसके बाद आप वहाँ से जो है उनको निकलता हुआ नहीं देख पाएंगे, क्यों निकल ही नहीं पाएंगे, ना फोटोज़ में जाएंगे ना कहीं और जाएंगे। अगला क्वेश्चन नितेश मात्रे का, लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आया था कि एंड्रॉइड के अंदर जो है काफ़ी सारे फीचर्स एंड्रॉइड 12 के अंदर iOS से कॉपी किए गए हैं, और मैंने वहाँ पे बोला था कि कॉपी कोई बात नहीं, इंस्पायर होकर जो दोनों OS है उसको डेवलप करते हैं। इनका बोलना ये है कि फीचर्स जो कॉपी किए जाते हैं, जब एप्पल कुछ कॉपी करता है तो उसका बवाल बनाया जाता है, कॉपी कैट बोला जाता है, और जब एंड्रॉइड में वही फीचर्स कॉपी किए जाते हैं तो यूट्यूबर्स जो है उसके बारे में नहीं बोलते। एक दो यूट्यूबर्स को छोड़ के बाकी यूट्यूबर्स ने उसके बारे में नहीं कहा कि वहाँ पे जो है एंड्रॉइड के अंदर, एंड्रॉइड 12 के अंदर iOS के फीचर्स जो है वो कॉपी किए गए हैं। तो इसके बारे में कुछ तो मेंशन होना चाहिए। बिल्कुल कॉपी करता है एंड्रॉइड भी, iOS भी कॉपी करता है। और आप जो बोल रहे हो ये डुअल पॉलिसी, जो हिपोक्रेसी है कि जो आईफोन के वीडियोस जब बनते हैं आईफोन रिलेटेड या iOS रिलेटेड, तो वहाँ पे बताया जाता है कि ये फीचर एंड्रॉइड से कॉपी किया है, उसको बड़ा बताया जाता है। और एंड्रॉइड के जब वीडियोस बनते हैं तो उसमें ऐसा नहीं बताया जाता है। उसका वजह है कि जो उनकी ऑडियंस है उसको वो नाराज़ नहीं करना चाहते। देखिए मैं दोनों तरफ की बात करता हूँ, जिससे आईफोन यूजर्स भी कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं, एंड्रॉइड यूजर्स तो हमेशा नाराज़ होते रहते हैं। तो वो टाइप की बात मैं करता हूँ, वो टाइप की बात करने की हिम्मत मैं रखता हूँ। हर कोई वैसी हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि ऑडियंस को नाराज़ नहीं करना चाहते। और ऑडियंस जो उनकी है, जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस है वो एंड्रॉइड यूजर्स है, और वो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ले नहीं पाते। तो उसके बारे में बुराई सुनना और अपने दोस्तों को जिनके पास ऑलरेडी आईफोन है उनको तकलीफ देना जो है उनको बहुत मज़ा आता है, उनको एंजॉयमेंट मिलता है उससे। अरे क्या आईफोन ले लिया घटिया, इसमें तो ब्लूटूथ भी नहीं है, ये नहीं है, पता नहीं किस टाइप की बातें करते। तो इस टाइप की ऑडियंस को एंटरटेन रखने के लिए, अपने चैनल से जुड़े रखने के लिए, अपने चैनल की तरफ जो है इंक्लाइन रखने के लिए ये लोग इस टाइप की बातें जो है कॉपी करने वाली छुपाते हैं या फिर नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है रुद्रा अरोरा का, ये बोलते हैं विजिट स्मिथ नाम का जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है विजिट्स के लिए आईफोन में, क्या वो सेफ है? देखिए सेफ तो है, लेकिन विजिट्स में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें ये है कि उससे आपका आईफोन ओवरहीट होता है। जब आप उसके विजिट्स लगाएंगे तो आप देखेंगे आपका आईफोन ओवरहीट होता है। तो वहाँ पे देखिए कि क्या इन्फॉर्मेशन जो विजिट आप पर्टिकुलर लगा रहे हो वो कलेक्ट कर रहा है। उसके बाद सेफली सिक्योरली आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे ओवरहीट अगर होगा तो फिर मतलब नहीं है उसको यूज़ करने का। अगला क्वेश्चन है अशोक चोंदले का, ये बोलते हैं फॉसिल की वॉच लूँ या सीरीज़ 1 की एप्पल वॉच लूँ, प्लीज़ बताइए। देखिए सीरीज़ 1 की एप्पल वॉच तो बिल्कुल लेना नहीं, सीरीज़ 3 के नीचे कोई भी एप्पल वॉच लेना जो है वो बेवकूफ़ी है। रही बात फॉसिल की वॉच की, तो फॉसिल की वॉच ठीक है, लेकिन अगर आप एप्पल वॉच लेते हो तो मेरे ख्याल से ज़्यादा साल तक अच्छे तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। आईफोन अगर आपके पास है तो बेस्ट वॉच आपके लिए एप्पल वॉच ही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रवि सिंह का, ये बोलते हैं फ्यूचर में क्या एप्पल वॉच का बैटरी बैकअप एप्पल इंक्रीज करेगा? यही मुझे एक प्रॉब्लम लगती है एप्पल वॉच लेने में। देखिए एप्पल वॉच का बैटरी बैकअप बहुत फैंटास्टिक है, बहुत अच्छा है एक स्मार्ट वॉच के लिए। मैं इसको एक बार पूरा चार्ज कर दूँ तो ऑलमोस्ट जो है 2 दिन ये चल जाती है। अगर मैं फिटनेस एक्टिविटी करूँ, जैसे हाइकिंग को चला जाऊँ, एक्सरसाइज करूँ, उस टाइम पे सेंसर्स डिस्प्ले जो है फुल टाइम वर्क करते रहते हैं, तो उसमें भी ये फुल डे जो है बैटरी बैकअप मुझे देता है, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर अ स्मार्ट वॉच। इससे भी थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट जो है हर साल की एप्पल वॉच में होगा। अब आप यही सोचते रहेंगे कि बैटरी बैकअप कब इंक्रीज होगी, तब जाके मैं एप्पल वॉच लूँगा, तो फिर आप उसका मज़ा ही नहीं उठा पाएंगे। अभी पैसा है, अभी आप सोचते हो कि लेना चाहिए, अपने फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, तो ज़रूर आगे जाइए और एप्पल वॉच लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा उसमें। अगला क्वेश्चन है जैन सोनवने का, ये बोलते हैं iPad Pro M1 16 GB रैम 1 TB SSD विद कीबोर्ड 2.2 लाख तक जाता है। अभी आप ही बताओ, लोग iPad लेंगे या मैकबुक प्रो 13 इंच वाला लेंगे M1 वाला, या फिर एयर लेंगे जो कि सस्ता है? क्यों नहीं लेंगे? वो बिल्कुल ले सकते हैं। जिन लोगों को मैकओएस चलाना है, जिनको लैपटॉप चाहिए, वो लोग लैपटॉप लेंगे। जिनको आईपैड का काम है वो लोग आईपैड लेंगे। और ज़रूरी नहीं कि 1 TB 16 GB रैम वाला ही आप लो, आप उसके अंदर जो 12.9 इंचेस में 1 लाख वाला है वो भी ले सकते हो, जो कि मैकबुक प्रो से सस्ता है। अब आपको काम क्या करना है वो डिपेंड करता है। मैकओएस पे जो काम होने वाला है वो आईपैड पे नहीं होने वाला है, आईपैड पे जो काम होगा वो मैकओएस में नहीं होगा।
अब आपको स्केचिंग करनी है, आपको नोट टेकिंग करनी है, आपको गेमिंग करनी है, तो ये काम जो है आईपैड अच्छे से कर सकता है। जो लोग आर्किटेक्ट्स है, जो लोगों को 3D मैपिंग करनी है, 3D स्कैनिंग करनी है, वो आपका मैकबुक नहीं कर सकता, उसमें लाइडा स्कैनर नहीं है। तो यहाँ पे आईपैड जो है बहुत ज़्यादा काम की चीज़ हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट का प्राइस जो है क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट से ज़्यादा है तो वो दूसरे प्रोडक्ट से जो है हर एस्पेक्ट में बेटर हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना। हर प्रोडक्ट जो है उसकी अपनी खासियत होती है, उसका एक एडवांटेज होता है, उसका डिसएडवांटेज होता है। आपका काम क्या है इसके ऊपर आपको डिपेंड होना चाहिए कौन सी चीज़ लें, ना कि प्राइस के ऊपर आपको डिपेंड करना चाहिए कि हाँ ये प्राइस में ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। हो सकता है कार की प्राइस में एक ट्रक आए, लेकिन ट्रक जो सामान ढोके लेके जा सकती है अपने अंदर और आपको जो पैसे कमा के दे सकती है वो कार नहीं दे सकती, और कार जो पैसेंजर्स को कंफर्ट में बिठा सकती है और जो स्पीड में चल सकती है, जो सेफ्टी आपको प्रोवाइड कर सकती है, वो एक ट्रक नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे इस तरीके का इन दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा। और हमारे संडे Q&A का जो आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों पूछा है शंभू जादव ने। ये बोलते हैं आईफोन 13 आने के बाद क्या आईफोन 12 जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा? मैंने एक रूमर में सुना था कि ये बात सच है और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 800 के, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आईफोन 13 आने के बाद आईफोन 12 जो है जो नॉन प्रो मॉडल है वो डिसकंटिन्यू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। हमने जैसे हर साल देखा है पिछले कुछ सालों से जो नॉन प्रो मॉडल है उसको एप्पल ने वहाँ पे कंटिन्यू रखा है। जैसे आईफोन 10 के साथ आईफोन 8 प्लस आया था तो 8 प्लस कंटिन्यू हुआ, उसके बाद 10R आया, जब 10R आया तो 10S 10S मैक्स जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया। उसके बाद आईफोन 11 सीरीज आई, 11 सीरीज आई तो 10R जो है वो कंटिन्यू रहा, उसके पहले के सब डिसकंटिन्यू हो गए, 10S 10S मैक्स भी डिसकंटिन्यू हो गया और आईफोन 11 और 10R जो है आज तक चल रहे हैं। तो नॉन प्रो जो मॉडल्स है जो ज़्यादा बिकने वाले हैं, जैसे आईफोन 12 जो कि सबसे ज़्यादा बिकता है, उसको एप्पल मोस्ट प्रोबब्ली जो है वो कंटिन्यू रखता है। हो भी सकता है डिसकंटिन्यू कर दे, उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो कैसी भी हो सकती है, हम उसको इस तरीके से प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हमने देखा है प्रीवियसली हिस्ट्री के मुताबिक वो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे आईफोन 12 शायद डिसकंटिन्यू ना हो, शायद आईफोन 10R ही डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और मजा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके मुझे बताइए। जो भी क्वेश्चन है दिल में नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे जो पहले कमेंट में वीडियो का लिंक दिया है उसको जरूर चेकआउट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।